अभी अभी मेरी सास का फ़ोन आया जो मुझे कह रही थी कि मुकेश कल ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। उसकी नौकरी शहर में लग गई है। ये सुनकर मैं कुछ परेशान सी हुई क्योंकि मैं अकेले छोटे से फ्लैट में रहती थी और मेरा पति दूसरे देश गया हुआ था। मैं शहर में रहना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं गांव से आई थी। सौरभ की नौकरी पहले शहर में ही थी। शादी होते ही वो मुझे भी शहर ले आया, लेकिन फिर उसकी कंपनी वालों ने उसे दूसरे देश भेज दिया। मैंने उसे बहुत कहा कि मुझे गांव वापस भेज दो, मैं अपने ससुराल में रह लूँगी, लेकिन वो कहने लगे नहीं, तुम मेरे इस फ्लैट में रहोगी। पिछले 3 महीनों से मैं अकेले ही फ्लैट में रह रही थी। अब तो मेरी आस पड़ोस के लोगों से अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। मेरा दिल भी लग चुका था, लेकिन अपने देवर के आने का सुनकर मैं परेशान हो गई। अगर मेरा पति यहाँ होता तो मुझे कोई चिंता न होती, लेकिन देवर का यहाँ मेरे साथ अकेले रहना मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। लेकिन मैं अपने सास को मना भी नहीं कर सकती थी। रात को जब सौरभ का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें सास की बात बता दी। वो कहने लगे, ये तो अच्छी बात है, भाई आएगा तो मुझे तुम्हारी भी चिंता नहीं रहेगी। मैंने कहा, सौरभ, लेकिन मैं कैसे अकेले उसके साथ एक घर में रह सकती हूँ। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से उखड़ गए। कहने लगे, क्या मतलब है तुम्हारा? वो भाई है मेरा, भला तुम्हें उससे क्या खतरा हो सकता है? जिस गुस्से और खतरनाक शब्दों से उन्होंने मुझे डांटा, मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। फ़ोन काटकर मैं लेट तो गई, लेकिन नींद आंखों में नहीं आ रही थी। रह रहकर मुझे गुस्सा आ रहा था। मुकेश का मेरे घर आना और फिर यहीं पर रहना मुझे एक आंख नहीं भा रहा था। जी चाह रहा था कि अभी अपनी सास को फ़ोन करूं और साफ साफ मना कर दूं कि मुकेश को यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। शहर में होटल भी है, वो किसी होटल में रह सकता है। लेकिन मैं ये बात नहीं कह सकती थी। मेरी परवरिश ऐसी नहीं थी कि मैं बड़ों से इस तरह बदतमीज़ी से बात करती। हालांकि मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा था। मुझे मुकेश शुरू से ही पसंद नहीं था। मम्मी ने अपनी सबसे प्यारी सहेली विनीता के बेटे सौरभ से मेरी शादी बचपन में ही तय कर रखी थी। मैं उनको ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन जब भी हमारे घर कोई फंक्शन होता या फिर मम्मी की सहेली के घर कोई फंक्शन होता तो सब लोग इकट्ठे होते थे और मेरी मुलाकात सौरभ से हो जाती थी। वह बहुत ही सुलझे हुए मिजाज के इंसान थे, लेकिन मुकेश उतना ही बातूकी और कुछ लोफर टाइप का लड़का था। लड़कियों से हंस हंस के बातें करना, उनके आसपास घूमना और खूब हंसी मजाक करना उसकी आदत थी। जो बातें मैंने उसके बारे में गांव की लड़कियों से सुन रखी थी, मुझे उसे नज़र भर कर देखना भी पसंद नहीं था। जब हम बच्चे जवान हुए और अपनी अपनी पढ़ाई से फ्री हुए तो हमारे माँ बाप ने मिलकर मेरी और सौरभ की शादी कर दी। हमारी शादी को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, सिर्फ 4 महीने ही हमारी शादी को हो पाए थे। सौरभ की एक बात मुझे बहुत अजीब लगी। शादी की पहली रात भी सौरभ ने मुझे हाथ नहीं लगाया था। कहने लगे, भले ही हमारी शादी बचपन से तय थी, लेकिन हम एक दूसरे को अच्छे से जान ही नहीं पाए हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान ले, समझ ले, तभी हम रिश्ते की शुरुआत करेंगे। मुझे हैरत तो हुई, लेकिन फिर भी मैं सौरभ की बात मान गई। सौरभ शादी के 15 दिन बाद ही मुझे शहर लेकर आ गए थे और अभी तक हमारे बीच कोई भी संबंध नहीं बना था। और फिर 15 दिन ही हम शहर में रह पाए थे कि कंपनी की तरफ से सौरभ को विदेश जाना पड़ा और अब 3 महीने से सौरभ विदेश में ही रहते हैं और मैं यहाँ फ्लैट में अकेले रह रही थी। और आज की खबर ने मुझे अंदर तक बेचैन करके रख दिया था। मेरे देवर मुकेश का मेरे घर आना और फिर उसके साथ एक ही घर में रहना। नौकरी का मतलब तो यही था कि वो अब कई महीनों तक यही रहेगा। हो सकता है कि नौकरी पक्की हो जाए तो हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहे। और फिर सौरभ तो 6 महीने से पहले आने वाले नहीं थे। मैं सोच सोचकर परेशान हो रही थी। अगले दिन मैंने उसकी पसंद का खाना बनाया, क्योंकि मेरी सास ने खास तौर से कहा था कि मुकेश को राजमा चावल, बूंदी का रायता और कढ़ाई पनीर बहुत पसंद है, इसलिए उसी का पसंद का खाना बनाना। 7 बजे मेरे घर की डोरबेल बजी। मुझे मालूम था कि मुकेश होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो सामने मुस्कुराता हुआ मुझे देख रहा था। मैंने बड़े संकोच से उसकी तरफ देखा। वो सीधा अपना बैग लेकर अंदर आ गया। कहने लगा, ओहो, ये बस का सफ़र भी थका के रख देता है। अब मैं 2 दिन तक नहीं उठूँगा। फिर मुझे कहने लगा, भाभी, मेरा कमरा कौन सा है? हमारे इस फ्लैट में बस 2 ही तो कमरे थे। मैंने दूसरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। उस कमरे में ज़्यादा फर्नीचर नहीं था। उसने एक नज़र कमरे का जायज़ा लिया और कहने लगा कि मैं यहाँ नहीं रह सकता।
ऐसा करो तुम यहाँ पर सो जाना, मुझे तो बेड पर ही नींद आती है। कहकर वो बड़े आराम से मेरे कमरे में चला गया। मैं उसे हैरत से देखती रह गई। उस समय मैं उससे बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी कि वो क्या सोचेगा कि भाभी ने आते ही बहस शुरू कर दी। वो मुझसे बस 1 साल ही छोटा था, लेकिन अपने कद की वजह से मुझसे बड़ा ही लगता था। मैंने खाना गर्म किया, तब तक वो नहा धोकर आ गया था। अपने टेबल पर पसंद का रखा इतना सारा खाना देखकर वो खुश हो गया। कहने लगा, तुम्हारे हाथों में तो बहुत ही स्वाद है। मैं तो खैर पहली बार ही तुम्हारे हाथ का खाना खा रहा हूँ, क्योंकि शादी के फौरन बाद तो आप शहर आ गई थी। ये कहकर बाद वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, चलो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बिना किसी झिझक के उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गया। मैंने गुस्से से कहा, मेरा हाथ छोड़ो। कहने लगा, पहले तुम्हें गिफ्ट तो दिखा दूं। फिर उसने मुझे एक फैंसी सूट दिया, ये तुम्हारे लिए है। मैंने उसके हाथ से सूट लेकर रख लिया, लेकिन जिस तरह का वो लड़का था मैंने यही सोचा था कि मुझे इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी को ही नर्क में डाल दिया है। रात को मुकेश कमरे में ही सोया था और मुझे ही ड्राइंग रूम के सोफे पर लेटना पड़ा। मैंने सोचा तो यही था कि अगले दिन उसे कह दूंगी कि मुझे अपने कमरे की आदत है। अगर उसे मुश्किल है तो वो सोफ़ा हॉल में रखकर ड्राइंग रूम को ही कमरा बना ले। न जाने वो कब तक यहाँ रहता। लेकिन सुबह जब मैं उठकर बाहर आई तो वो जा चुका था। लेकिन दोपहर को ही वो खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ। कहने लगा, मेरी नौकरी पक्की हो गई है, कल से ज्वाइनिंग कर लूँगा। ये कहकर वो बड़े लोफर अंदाज से सोफे पर बैठ गया और सामने रखी टेबल पर उसने अपने पाँव रख दिए। कहने लगा, बहुत थक गया हूँ मैं, मुझे एक कप चाय बना दो। मैं उसकी भाभी थी। मैंने उसे चाय बनाकर दे दी और कहा कि मुझे अपने कमरे की आदत है, इसलिए तुम ड्राइंग रूम में अपना कमरा बना लो। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी इस बात का वो इस तरह का जवाब भी दे सकता है। कहने लगा, अगर तुम चाहो तो हम एक ही कमरा एडजस्ट कर सकते हैं। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूमकर रह गया। मैंने गुस्से से उसे देखा तो वो हंसने लगा। कहने लगा, मैं मजाक कर रहा था। मैं उठकर किचन में जाने लगी तो मुझसे कहने लगा, वैसे तुम गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हो। सच्ची, जब गुस्से के मारे तुम्हारे गाल और नाक लाल हो जाती है तो जी करता है कि इन्हें। बात अधूरी छोड़कर वो शरारत से मुस्कुराने लगा। मैं जानती थी कि वो किस टाइप की बातों का आदी है, चाहे सामने वाला उसकी ऐसी बातों से परेशान ही क्यों ना हो रहा हो, वो बाज नहीं आता। मैं रात का खाना बना रही थी और वो हॉल में बैठा टीवी देख रहा था। लेकिन जिस तरह की वो इंग्लिश मूवी देख रहा था, उसकी आवाज़ें मुझे किचन के अंदर तक सुनाई दे रही थी। उसके बेशर्मी पर मेरा जी चाहा कि उसे खरी खोटी सुना दूं कि उसे तमीज़ नहीं, घर में उसकी भाभी मौजूद है। लेकिन मैं चुप रही, कुछ नहीं कहा। रात का खाना बनाकर मैं अपने कमरे में चली गई। कमरे का हाल देखा तो मेरा सर घूम गया। जी चाहा कि अपना सर पीट लूं। पूरे कमरे में उसके कपड़े बिखरे पड़े हुए थे, कहीं पर तौलिया तो कहीं जूते। मुझे जितनी सफाई पसंद थी वो उतना ही गंदा इंसान था। मैंने उसके सारे कपड़े लिए और धोने के लिए मशीन में डाल दिए और उसका बैग बंद किया और बाहर हॉल में रख दिया। अगले दिन उसने कमरे में बेड लाकर डाल दिया। मैं मुकेश के घर आने से पहले ही खाना बनाकर अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाज़ा लॉक करके बैठ गई कि जब ये खाना खाकर सो जाएगा तभी कमरे से बाहर निकलूंगी। जितना मेरा और उसका कम सामना होगा वही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो एक नंबर का बदतमीज़ इंसान था। लेकिन मुझे हैरत उस समय हुई जब उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो कहने लगा कि खाना तो टेबल पर लगा दो, कब से भूख लगी है और तुम हो कि तुम्हें एहसास ही नहीं है कि कोई भूखा प्यासा बाहर बैठा है। मैंने कहा, सब कुछ तो तैयार है, तुम प्लेट में डाल लो और खा लो, ये तो तुम खुद भी कर सकते हो। मेरी बात सुनकर वो नामे गर्दन हिलाने लगा और कहने लगा कि कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन ये कहकर वो फिर से मुस्कुराने लगा। उसकी ये मुस्कुराहट मुझे जहर लगती थी और फिर मेरे थोड़े करीब होकर कहने लगा, मुझे आदत नहीं है इन कामों की, इसलिए मुझे तकलीफ़ तो होगी, लेकिन ये सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। चलो जल्दी से आओ और खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने उसे गुस्से से देखा और किचन में चली गई। खाना गर्म किया और टेबल पर लगा दिया। मैं उसके सामने बैठकर खाना नहीं चाहती थी, इसलिए अपनी प्लेट बनाई और अपने कमरे में जाने लगी। तो वो कहने लगा, ये क्या बात हुई, यहाँ मेरे सामने बैठकर खाना खाओ, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊँगा। वैसे भी मैं वेजिटेरियन हूँ और इसलिए तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस करो कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा।
ये कहकर वो जोर से ठहाके मारकर हंस पड़ा। कहने लगा, भाभी हो तुम मेरी, लेकिन ना मुझसे बात करती हो ना कुछ कहती हो। मैं तो बहुत बोर हो चुका हूँ। मुझे तो लगता है कि भाई भी दूसरे देश इसलिए भाग गए हैं क्योंकि तुम उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती होगी, तभी तो जान छुड़ाकर चला गया है तुमसे। उसके इस तरह की बातों को सुनकर मेरी बर्दाश्त खत्म हुई। मैंने कहा, तुम अपने काम से काम रखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तुम्हें खाना मिल रहा है, बस वो खाया करो। मैं कहाँ बैठती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे गुस्से से बोलते देखकर वो फिर से हंसने लगा। कहने लगा, यूँ मत बात किया करो। मैंने ये बात तुम्हें पहले भी बता रखी है कि गुस्से में तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगने लगती हो। काश के सौरभ की जगह मैं होता तो तुम्हारे साथ। उसकी बात सुनकर मुझे आग से लग गई थी। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? वो कहने लगा, कैसे शर्म? जानती हो देवर भाभी में कैसे कैसे मजाक और बातें चलते हैं। लेकिन तुम तो शायद बहुत ही बोर किस्म की लड़की हो। ज़रा मेरे साथ वक्त गुजारा करो तो तुम्हें भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़िंदगी कितनी हसीन है। ये कहकर वो एक के बाद एक रोटी का निवाला मुंह में डाल रहा था। मैं बस उसे हैरत से देख सकती थी। मैंने कहा कि मैं सौरभ से बात करती हूँ, वो तुम्हें तमीज़ सिखाएंगे कि भाभी से कैसे बात करते हैं। मुझे लगा कि इस बात पर वो अपना व्यवहार थोड़ा सा ठीक कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे तो जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। मैंने फ़ोन पर सौरभ को मुकेश के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन सौरभ भी अजीब इंसान था। कहने लगा कि तुम गलत सोचती हो, वो ऐसा नहीं है। उसे अपने भाई पर न जाने क्यों इतना भरोसा था। एक शाम जब मुकेश ऑफिस से घर आया तो कहने लगा, सुनो, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है। ऐसा करो कि मेरे सर की हल्की हल्की मसाज कर दो, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। मुझे उसके बात पर गुस्सा आ गया। वो तो ऐसे हक जताकर बात करता था जैसे वो मेरा पति हो और मैं उसकी पत्नी हूँ। आज तक उसने कभी मुझे भाभी कहकर नहीं बुलाया था। मैंने कहा, तुम कोई पेन किलर खा लो और थोड़ी देर बाद खाना खा लेना, जब सर का दर्द रुक जाए तब। लेकिन वो भी जिद पर आ गया। कहने लगा, नहीं, तुम ही मेरे सर की मसाज करोगी, तभी मेरे सर का दर्द ठीक होगा, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा और मैं भूखा ही सो जाऊंगा। मजबूरन मैं उसके कमरे में तेल की शीशी लेकर चली गई और उसके सर पर तेल की हल्की हल्की मसाज करने लगी। वो बेड पर लेटा हुआ था और मैं उसकी दूसरी साइड पर बैठी उसके सर की मसाज कर रही थी। वो मुझे एक टक देखे जा रहा था। एक दो बार मेरी नज़रें उसकी नज़रों से टकराई तो उसकी आंखों में बेशुमार शरारत भरी हुई थी। उसके इस तरह देखने पर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, तुम आराम से मसाज करवाओ और अपनी आंखें नीचे रखो। तुम मुझे यूँ घूर घूर कर क्या देख रहे हो? मेरी बात सुनकर वो जोर से हंस पड़ा। कहने लगा, देख रहा हूँ कि तुम कितनी मासूम और प्यारी हो। तुम्हें देखते ही मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहता। मैंने गुस्से से तेल की बोतल वहीं रखी और कमरे से निकलने लगी। पीछे से मुझे उसकी हंसी सुनाई दी। कहने लगा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो नाराज़ हो गई। मसाज तो कर दो। सच में बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने उसकी एक न सुनी और कमरे से बाहर निकल आई। दरवाज़ा बंद करने से पहले मैंने कहा कि खाना टेबल पर लगा दिया है, खा लेना, मैं सोने जा रही हूँ। मैं अपने कमरे में जाकर दरवाजे का लॉक लगाकर अपने बेड पर लेट चुकी थी। हालांकि मेरे कान बाहर की तरफ ही लगे हुए थे। पता नहीं वो खाना खाएगा भी या ऐसे ही भूखा सो जाएगा। मुझे उससे लाख नफरत ही सही, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो भूखा सोए, इसलिए मेरे कान बाहर की तरफ ही लगे हुए थे। लगभग आधे घंटे के बाद ही मुझे बाहर बर्तनों की खड़कने की आवाज़ आने लगी थी और मेरे दिल को सुकून आ गया और मैं आराम से सो गई। रात का न जाने कौन सा टाइम था कि मुझे कुछ अजीबोगरीब सा शोर सुनाई दिया और इसी शोर की आवाज़ से मेरी आँख खुली। मुझे लगा जैसे मेरे कमरे की बालकनी में कोई मौजूद है। मुझे किसी के चलने की आहट साफ महसूस हो रही थी। मैं एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी। मैंने कांपते हाथों से पर्दा हटाकर देखा तो वहाँ दो आदमी मौजूद थे। दोनों के ही हाथ में गन थी। मेरा दिल धक्सा रह गया था, यानी कि हमारे घर में चोर घुस आए थे। वो मेरे कमरे की बालकनी में थे और मेरी बालकनी का दरवाज़ा मेरे कमरे में खुलता था और वो कमरे के दरवाजे के ठीक सामने खड़े हुए थे। वो कुछ ही पल के अंदर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ सकते थे। मुझे याद नहीं था कि दरवाजे का गेट अंदर से लॉक है या खुला हुआ है और मेरे पास इतना समय भी नहीं था कि मैं जाकर दरवाज़ा चेक करती। मगर मैं दरवाजे तक पहुंची तब तक वो चोर अंदर जाकर मुझे दबोच सकते थे। मैंने भलाई इसी में समझी कि मैंने जल्दी से रूम का दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। कमरे से बाहर निकलने से पहले मैंने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी।
क्योंकि मेरे कमरे में खिड़की थी और उस खिड़की को अंदर से खोलकर कमरे की कुंडी को बाहर से आराम से खोला जा सकता था। मैं हड़बड़ाहट में मुकेश के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगी। वो भी गहरी नींद से उठ गया और मुश्किल से ही आंखें खोलकर मुझे हैरत से देखने लगा। मेरे चेहरे की बदहवासी देखकर मुझे पूछने लगा, क्या हुआ है? मैं फौरन से उसे पीछे धक्का देकर उसके कमरे में आ गई। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और कुंडी भी लगा दी। ये देखकर वो बहुत हैरान था। मेरी हालत ठीक नहीं थी। डर की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैंने मुश्किल से कहा कि मेरे कमरे में चोर। मेरी बात यहीं तक पहुंची थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। ये सुनकर तो मेरे रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। अपने कमरे की दस्तक की आवाज़ सुनकर मुकेश भी घबरा गया था। लेकिन मेरी हालत तो ये थी कि मेरा दिल ही धड़कना बंद हो गया था और फिर मैं नहीं जानती कि क्या हुआ। डर के मारे मैं उसके सीने से लग गई और उसके कमर को दोनों हाथों से जकड़ लिया। मैंने कहा, बाहर चोर है। ये लोग मेरे कमरे में थे। मुझे डर लग रहा है। डर के मारे मुझे लग रहा था कि शायद मेरी जान ही निकल जाएगी। मुझे अपनी इस गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं कसकर मुकेश के कमर को जकड़ी हुई थी और उसके सीने से लगी डर के मारे काँप रही थी। शायद मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। कमरे में दोबारा से दस्तक होने लगी। बाहर जो भी था वो कहने लगा कि दरवाज़ा खोलो। मैंने मुकेश से कहा कि दरवाज़ा मत खोलना, ये हम दोनों को मार डालेंगे। मैंने उनके हाथों में बंदूक देखी है। मैं उसके सीने से लगी ये सब कुछ कह रही थी। वो मुझसे कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, ये लोग अंदर नहीं आ सकते, दरवाज़ा लॉक है। उसने मुझे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन मैं डर के मारे उसके सीने से लगी रही। वो मुझे अपने सीने से लगाए अपने बेड तक ले आया। फिर मुझे बेड पर बिठाया, खुद भी मेरे बराबर में बैठ गया। कहने लगा, डरो मत, मैं हूं ना। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार बहुत ही तेज आवाज़ से एक आदमी ने कहा कि दरवाज़ा खोलो वरना हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। ये सुनकर मैंने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। शायद हमारी किस्मत ही खराब थी कि हम दोनों का फ़ोन ही हमारे पास नहीं था। मैं बदहवासी से भागते हुए अपना फ़ोन अपने कमरे में ही छोड़ आई थी और मुकेश ने अपना फ़ोन बाहर हॉल में चार्जिंग पर लगाया हुआ था। क्योंकि मुकेश के कमरे में बोर्ड तो था लेकिन फ़ोन रखने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए सोने से पहले मुकेश अपना फ़ोन हॉल में ही चार्जिंग पर लगा देता था। मैंने कहा, तुम बाहर नहीं जाओगे? वो कहने लगा, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा हाथ छोड़ो। ये कहकर उसने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिया। उसके बाद उसने एक दराज से बंदूक निकाली। ये देखकर तो मेरा दिल जैसे थम सा गया था। मुझे ये डर लगने लगा कि कहीं वो आपस में भिड़ न जाए, कहीं वो लोग उसे ही गोली न मार दे। फौरन से उठकर मैं मुकेश के पास आ गई। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? कहने लगा, मैं कोई डरपोक दिल थोड़ा हूँ, उसका मुंह तोड़ना अच्छी तरीके से जानता हूँ, बस तुम कमरे से बाहर मत निकलना। मैं रोने लगी और उसे कहने लगी कि भगवान के लिए तुम कहीं मत जाओ, ये ना हो कि वो तुम्हें ही मार डाले। वो कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, अगर हम यहाँ कमरे में भी बैठे रहे तभी भी वो लोग हमारे कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर ज़रूर आएंगे, इसलिए हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे लड़ना भी आता है और गोली चलाना भी। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मुझे बाहर बहस की और चीखने की आवाज़ें आने लगी। मेरा दिल डर की वजह से थर थर काँप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग आपस में लड़ रहे हैं और मेरा दिल अंदर से ऐसे धड़क रहा था कि जैसे किसी बेलगाम घोड़े की तरह मैं भाग रही हूँ। मेरे होठ सफ़ेद पड़ चुके थे, मेरी रंगत फीकी पड़ गई थी। मैं दोनों मुट्ठियाँ बंद किए बेड पर बैठी पूरी तरह से काँप रही थी कि कहीं अगर मुकेश को कुछ हो गया तो वो लोग मेरे साथ भी न जाने क्या करेंगे। डर के मारे मेरी हालत ख़राब होने लगी। मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है और तभी मुझे गोली के चलने की आवाज़ आई। मैं नहीं जानती कि कब और कैसे, लेकिन मैं होश की दुनिया से बेगानी हो चुकी थी। शायद डर के मारे मैं बेहोश हो चुकी थी। मेरी आंख चिड़ियों की आवाज़ से खुली थी। एकदम ही मैं उठकर बैठ गई तो देखा कि मैं मुकेश के बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरे बाल भी बिखरे हुए थे, लेकिन मैं अकेली उसके कमरे में थी। एकदम तो मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं उसके कमरे में आई कैसे, लेकिन फिर रात वाला हादसा मुझे याद आने लगा और जिसे याद करते ही मेरे होश उड़ गए थे। मुझे तो ये तक नहीं मालूम था कि बाहर हुआ क्या था। मैं फ़ौरन से उसके कमरे से बाहर आई तो मुकेश सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके बाजू में पट्टी बंधी हुई थी और सर पर भी जख्म का निशान था। ये देखकर मैं उसके पास आ गई। मैंने कहा, तुम यहाँ?
और वो लोग, मुकेश कहने लगा, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो पुलिस की हिरासत में है। ये कहकर वो मुझसे नजरें चुराने लगा। मैंने कहा कि तुम्हारे बाजू पर क्या हुआ है? वो कहने लगा कि लड़ाई के दौरान उन लोगों ने मुझ पर गोली चलाई थी, लेकिन वो मेरे बाजू से छूकर गुजरी थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल में पट्टी करवा कर आया हूँ। तुम शायद बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हें किसी चीज़ की खबर नहीं थी, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक है। वो मुझसे नजरें चुराए बातें कर रहा था। मैंने भी भगवान का धन्यवाद किया कि चलो मुकेश को कुछ नहीं हुआ, और वो लोग पुलिस की हिरासत में पहुंच गए। लेकिन उस दिन के बाद में मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। पता नहीं क्यों मुकेश भी चुप चुप सा रहने लगा था। अब वो पहले जैसे शरारत, बात बात पर हंसना, मेरे साथ मजाक करना बिल्कुल बंद कर चुका था। मुकेश को मैं जैसा समझती थी वो वैसा नहीं था। मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करता था, पता नहीं क्यों, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने लगा था। मैं उसके सामने खाना रखती तो वो किसी गहरी सोच में गुम रहता था। मेरे 2-3 बार याद दिलाने पर खाना खाता था। इस बात को 1 महीना गुजर गया। एक दिन तबीयत खराब सी लगने लगी, और एक दिन तो मुझे इतनी जोर का चक्कर आया कि मैं लहराकर नीचे गिरने ही वाली थी कि मुकेश ने मुझे अपनी बाहों में संभाल लिया था। अगर मुकेश मुझे सहारा न देता तो मेरा सर टेबल में जाकर लगता और मैं बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुकी होती। मुकेश ने मुझे सहारा देकर सोफे पर बिठाया। कहने लगा, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो, अपना ख्याल रखो। देखो कैसे फिक्की सी पड़ गई हो, शायद कमजोरी की वजह से तुम्हें चक्कर आ गया है। मुकेश मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया था, लेकिन मैं डॉक्टर के कमरे में अकेली ही गई थी। उसने कुछ टेस्ट लिख कर दिए थे, उसकी रिपोर्ट भी फौरन आ गई थी। लेकिन जैसे ही वो रिपोर्ट आई, उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो डॉक्टर कहने लगी कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर तो मैं चक्कर खाकर रह गई थी। मेरा पति तो पिछले 3-4 महीनों से मेरे साथ नहीं था, और सबसे बड़ी बात, मेरे पति ने तो मुझे आज तक हाथ भी नहीं लगाया था। तो इसका मतलब मुकेश ने ही मेरे साथ, मगर कब और कैसे, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। मैं सोच सोचकर परेशान थी कि उसने मेरे साथ ऐसा कब किया, क्योंकि ना तो मैं किसी नशीली दवाई की आदी थी और ना ही मुझे कोई ऐसी नशीली चीज़ खिलाई गई थी। फिर मैं प्रेग्नेंट। मुझे याद आने लगा कि जिस दिन हमारे घर चोर घुस आए थे, मैं डर की वजह से बेहोश हो गई थी, और उसके बाद में मुकेश का रवैया भी बिल्कुल बदल गया था। वो खोया खोया सा रहने लगा था और बिल्कुल चुप सा हो गया था। कहीं उसी रात तो मुकेश ने मेरे साथ, इस सोच ने तो मेरे होश गुम कर दिए थे। उसने मेरी बेहोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, वो भी ऐसे वक्त पर जब मुझे उसके सहारे की ज़रूरत थी। मैंने अपने दुपट्टे से आंसू पोंछे और डॉक्टर के कमरे से बाहर आ गई। वो सामने ही बैठा हुआ था, मुझे देखकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, क्या हुआ? डॉक्टर क्या कह रही थी? मैं उसे क्या जवाब देती? मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा था कि घर जाकर उसे पूछूंगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं उसके भाई की पत्नी थी, उसे शर्म आनी चाहिए थी ऐसा सब कुछ करते हुए। लेकिन घर जाकर तो मेरे होश उड़ गए थे। सामने ही सौरभ खड़े मुस्कुरा रहे थे। कहने लगे, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैं देखकर दंग रह गई थी, मेरा दिल धक से रह गया था। लेकिन मैंने देखा कि सौरभ को देखकर मुकेश कुछ ज़्यादा ही परेशान सा हो गया था। मैं सौरभ के पास चली गई। उस समय मैं इस कदर अंदर से दुखी और टूटी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सौरभ के साथ लगकर सोचने लगी कि उन्हें कैसे बताऊं कि उसके भाई ने मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं तो मुश्किल समय में उसके पास इसलिए गई थी कि मुझे लगा था कि वो मुझे पनाह देगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे बर्बाद करके रख देगा। सौरभ मेरा सर सहलाने लगे और कहने लगे, मैं आ तो गया हूँ, तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन अगले ही पल जो हुआ, ऐसा लगा कि ज़मीन आसमान मेरे आंखों के नीचे एक हो गए हो, क्योंकि थोड़ी ही देर में मुकेश भी सौरभ के करीब आ गया। लेकिन उसके बाद जो हरकत उसने की, मैं चौंक गई। उसने मेरा बाजू पकड़ा और एक झटके से मुझे सौरभ से अलग कर दिया। ये देखकर सौरभ भी हैरान थे। मुझे सौरभ से पीछे करके मुकेश कहने लगा, दूर रहो इससे। मुकेश के बोलने का अंदाज बहुत ही सख्त था। सौरभ ने गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसी हरकत कर भी कैसे सकते हो? और उसके बाद जो बात मुकेश ने कही, मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। कहने लगा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये मेरी पत्नी है, तुम्हारी नहीं, और ये बात तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए तुम मेरी पत्नी को अपने आप से दूर ही रखो।
उसके करीब जाने की कोशिश भी मत करना। मुकेश के मुंह से ये शब्द सुनकर मैं हैरत से कभी मुकेश का तो कभी सौरभ का मुंह देख रही थी। मुकेश के मुंह से ये बात सुनकर मुझे लगा कि शायद सौरभ उसका गला ही दबा देंगे, लेकिन सौरभ ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि सौरभ के चेहरे पर एक मायूसी फैल गई थी। मुकेश कहने लगा, याद है ना कि जब फेरे हुए थे उस समय चेहरे पर सेहरा डालकर तुम्हारी जगह मेरे फेरे हुए थे। पंडित जी ने शादी के जितने भी मंत्र और विधि विधान किए थे वो सब मेरे और रानी के लिए किए थे। उस समय रानी का हाथ मेरे हाथ में था, तुम्हारे हाथ में नहीं। तुमने तो रानी से शादी करने के लिए मना कर दिया था। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने ये सब तुम्हारे कहने पर किया था, क्योंकि तुम्हें रानी पसंद नहीं थी। तुम विदेश जाना चाहते थे और वहीं की लड़की तुम्हें पसंद थी और उसी से तुम शादी करना चाहते थे और उसी की खातिर तुम हिंदुस्तान छोड़कर वहां चले गए थे। यही कहा था ना तुमने कि अभी फिलहाल के लिए तुम रानी से शादी कर लो, क्योंकि तुम वापस नहीं लौटोगे और जैसे ही कुछ साल गुजरेंगे तो फिर तुम रानी को तलाक दे दोगे। ये ड्रामा भी खत्म हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि तुम वापस क्यों आए हो? तुम्हें तो एक विदेशी लड़की से प्यार हो गया था और तुम उसी से शादी करने वाले थे। फिर तुम अकेले वापस क्यों आए हो? तुमने उस लड़की से शादी नहीं की। मैं तो ये सुनकर अपना गम भूल बैठी थी। ये सब मैं क्या सुन रही थी? सौरभ कहने लगे कि मुझे उस लड़की ने धोखा दिया है, इसलिए मैं वापस लौट आया हूँ। इसलिए तुम अब रानी को तलाक दे दो, मैं इससे शादी कर लूँगा। ये सुनकर मुझे लगा जैसे मैं कोई खिलौना हूँ। मैंने कहा, मुझे बताए बगैर कौन से खेल खेले हैं आप दोनों भाइयों ने मेरे साथ? एक दुनिया के सामने मुझसे शादी करता है क्योंकि उसके माँ ने बचपन से मुझे उसके नाम के साथ बांध रखा था, और फिर मुझे बिना पूछे ही इंतज़ार का कहकर दूसरे विदेश चला जाता है। फिर दूसरा भाई आकर मेरे साथ वक्त गुजारता है, फिर मुझे बिना बताए मेरे साथ रिश्ता बनाता है। मैं तो तड़प रही थी कि देवर की हवस की निशानी अपने शरीर में लिए अस्पताल से वापस आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कौन सा घिनौना खेल खेला गया है। ये बात सुनकर तो मुकेश और सौरभ दोनों ही हैरान हो गए थे। मैं फुट फुट कर रोने लगी। मैंने अपने पर्स से रिपोर्ट निकालकर उन दोनों के मुंह पर दे मारी। सौरभ कहने लगे, ये तुमने क्या किया है? तुम्हें शर्म नहीं आई? मुकेश के शब्द और भी तेज थे। कहने लगा कि ये मेरी पत्नी है, इसलिए मुझे अपने किसी भी काम पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये अलग बात है कि जब मैंने रानी के साथ फेरे लिए थे उस समय मेरे दिल में रानी के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैं रानी से मोहब्बत करने लगा हूँ और उसके बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और घर से बाहर ले गया। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं रहना। तुमने धोखे से मुझसे शादी की और फिर मेरी बेहोशी का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। लेकिन मुकेश ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे गांव ले गया। मुकेश ने ही मेरी सास को और मेरे माँ बाप को सारी हकीकत बताई थी। सारी हकीकत जानकर सब लोग हैरान रह गए थे। सबने सौरभ और मुकेश को बुरा भला कहा था। सौरभ से तो मेरी सास ने बात करना ही बंद कर दिया था। सौरभ गांव नहीं आए, वो अपने उस फ्लैट में रहकर कोई नौकरी करने लगे थे। उधर मुकेश मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरे हर चीज़ का ख्याल रखता, लेकिन मैं उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। वो मेरे किसी भी बात का बुरा नहीं मानता था, मेरा ख्याल रखता था। लेकिन 6 महीने बाद ही मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। बच्चे ने समय से पहले ही जन्म दिया था, इसलिए वो जिंदा नहीं था। मैं जब से शहर से गांव आई थी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, ठीक से खाना भी नहीं खाती थी और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। शायद यही वजह रही होगी कि मैंने बच्चे को समय से पहले ही जन्म दे दिया था। जैसे ही मेरी तबीयत खराब हुई तब मुकेश मुझे शहर के एक सबसे अच्छा हॉस्पिटल लेकर गया था। मेरी हालत भी ठीक नहीं थी और जब मेरी तबीयत थोड़ी संभली तो मुकेश ने एक डीएनए रिपोर्ट मेरे सामने रख दी, जिससे ये साबित हुआ कि ये बच्चा उसका नहीं है। वो कहने लगा, जिस रात वो डाकू आए थे उन्होंने मेरे बाजू पर गोली मारी और मेरे सर पर गन से मारा और मैं बेहोश हो गया था। मैं नहीं जानता कि फिर क्या हुआ, लेकिन जब मुझे होश आया तो वो दोनों घर से जा चुके थे। कमरे का दरवाज़ा टूटा हुआ था और जब मैं कमरे में आया तो तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ गया था कि वो तुम्हारे साथ गलत हरकत कर चुके हैं। तुम बहुत ही बुरी हालत में बेड पर लेटी हुई थी। मैंने ही तुम्हारे कपड़े ठीक किए थे। जब तुम्हारी रिपोर्ट मैंने देखी तो मुझे यही ठीक लगा कि मैं तुम्हें अपना लूँ,
क्योंकि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं था। जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। मैं कभी उसे देख रही थी तो कभी उस रिपोर्ट को। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं चीख मारकर आंसू बहाऊं या फिर भगवान का धन्यवाद करूं, जिसने मुकेश के रूप में मुझे इतना अच्छा पति दिया। मेरी आंखों से आंसू निकलते देखकर मुकेश मेरे करीब आ गया। उसने अपने हाथों से मेरे आंसू साफ किए और मेरा सर अपने कंधे पर टिका लिया। मुकेश का स्पर्श पाते ही मैं और भी तड़प तड़प कर रोने लगी। मैंने कहा, मुकेश, मुझे माफ़ कर दो। मैं तो तुम्हें बहुत ही नीच इंसान समझ रही थी, लेकिन तुम्हारे जैसी महानता तो मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। मेरी वजह से आज तक तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। मुझे माफ़ कर दो। मुकेश धीरे धीरे मेरी पीठ को सहलाता रहा। कहने लगा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कभी तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचा। मुझे पता था जो तुम्हारा व्यवहार मेरे साथ है वो नेचुरल है। कोई भी लड़की ये बर्दाश्त नहीं कर सकती जो तुम्हारे साथ हुआ। मेरे दिल में मुकेश के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया। घर आने के बाद मुकेश ने मेरी बहुत देखभाल भी की। धीरे धीरे मेरी तबीयत संभल गई और मैंने उसके बाद खुशी खुशी मुकेश को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि लोग हमारे प्यार की मिसाल देते हैं। मुकेश की हमराही में मैं बहुत खुश हूँ और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।